सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई वीडियो में, इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 6 का इतिहास भाग 1 हमारे अतीत की पाठ्यपुस्तक के एमसीक्यू आधारित प्रश्न। इससे पहले हम सेट 1 इसका कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेट 2। सेट 1 में 50 प्रश्नों की सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने विजिट नहीं की है, नहीं देखा है उसको, तो ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं सेट 2। इसमें भी 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और उससे भी पहले पूरे के पूरे जो 10 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी है क्लास 6 के, टू द पॉइंट्स जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके जीएस का पोर्शन आता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान कहीं भी पूछा जा रहा है, तो उसके लिए ये सीरीज़ जो है लाभदायक है। ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जीडी हो, ठीक है, या सीएचएसएल हो, या सीजीएल हो, या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल DSSS हो, केवीएस हो इन फ्यूचर, ठीक है, एनवीएस हो, या अभी AMRS का निकला हुआ है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, इसका हो, कहीं भी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपका जीके जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है, वहाँ ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होने वाली है। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी पेपर सेकंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने पेपर सेकंड में एसएसटी चूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए तो ये रामबाण सीरीज़ होने वाली है ना। देखिए, एक ही चीज़ कई बहुत जगहों पर काम आ सकती है, और ये एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है जो जीवन भर काम आती है जब तक आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अपने आप को तो हमेशा ही स्टूडेंट समझना चाहिए, चाहे आप कितने भी लेवल पर ऊपर चले जाओ, है ना, कितने भी लेवल आप इंक्रीज़ कर जाओ, चाहे आप टीचर बन जाओ, चाहे आप ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाओ, तो निरंतर सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करते रहनी चाहिए, है ना, जब तक जीवन है, ठीक है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, जितना ज्ञान हो उतना ही कम है, ठीक है जी। तो हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं ये, और सीटेट पेपर के सेकंड के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ कह सकते हैं आप इसको। टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पर, और डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से एग्ज़ाम्स में। उसमें आपका आता है 60 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, और हिस्ट्री भी आता है। ये 3 पार्ट आते हैं। थोड़ा सा पार्ट पेडागोजी का भी रहता है, शिक्षा शास्त्र का, है ना, लेकिन पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से टू द पॉइंट चीज़ें रहती हैं। जो एग्ज़ाम दिए हैं या जिनको पैटर्न पता है, उनको पता है कि किस हिसाब से प्रश्न आते हैं, ठीक है। उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके ये सीरीज़ तैयार की गई है। तो आशा है ये चीज़ भविष्य में आपको लाभ पहुँचाएगी, ठीक है। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। ये सेट 2 है हमारा, सेट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, टू द पॉइंट आपको चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का एमसीक्यू सेट 2, ठीक है। सेट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, इन 2 सेटों में पूरी बुक कंप्लीट की गई है, ठीक है। आपको बार बार उन चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 को भी अगर एंड टाइम पे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले रिविज़न ज़रूरी है, ठीक है, इन 2 वीडियोज़ को भी अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, लगभग काफ़ी काम जो है बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने उससे पहले कंटेंट वीडियो को ज़रूर देखा हो, क्योंकि देखिए, आप जितने भी एमसीक्यू बना लीजिए, है ना, जैसे कि मैंने भी बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के सभी प्रश्न इसमें समावेशित किए जा चुके हैं, है ना। कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे भी रह गए होंगे जो कि कंटेंट वीडियो में होंगे और एमसीक्यू में जगह उनको स्थान नहीं मिल पाया होगा, है ना, क्योंकि देखिए एमसीक्यू की भी एक सीमा है, ठीक है। तो आप कंटेंट वीडियोज़ ज़रूर देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं वहीं से आए। कंटेंट वीडियो से भी आ सकते हैं जिनके क्वेश्चन ना बन पाए हों या कुछ स्किप रह गया हो, ठीक है। तो पूरी तैयारी के लिए ज़रूर कंटेंट वीडियो देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको सारी वीडियोज़। हिस्ट्री में जाएंगे, क्लास 6 हिस्ट्री में टू द पॉइंट सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए प्रारंभ करेंगे। आज का पहला प्रश्न आज गला काफ़ी बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीटेट के एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएँ, है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए प्रारंभ करेंगे। आज का पहला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार,
और चौथा ऑप्शन आपका महेंद्र। क्या है सही उत्तर? मौर्य वंश के संस्थापक। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक आचार्य थे या मुनि बोल लीजिए, ठीक है, या ज्ञाता बोल लीजिए, जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, और इनको कौटिल्य भी बुक कहते थे। क्या कहते थे? कौटिल्य। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम कौटिल्य है। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। ठीक है, उसके पश्चात अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ, ठीक है, वंशावली की बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, इनके जो बेटे हैं वो थे आपके बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक, और अशोक के बेटे हैं महेंद्र। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये पूरी सीरीज़ इसलिए मैंने ऑप्शन भी इस हिसाब से चुने हैं ताकि आपको ऑप्शन और क्वेश्चन के साथ कुछ और चीज़ें भी याद कराई जा सकें, है ना, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको डाटा देंगे ही, डाटा प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो कि एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि अशोक के दादाजी थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके पिताजी थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के बेटे हैं महेंद्र। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ से इतना फैक्ट हुआ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है अमित्रघात, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य, चौथा ऑप्शन है रविकीर्ति। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, अर्थशास्त्र देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है ये इतिहास में। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है कौटिल्य। जैसे कि मैं ऊपर बता के आया हूँ अभी, इनको चाणक्य नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, या तो चाणक्य बोल लीजिए या तो कौटिल्य बोल लीजिए। ठीक है जी, और इन्हीं की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी। ठीक है, चलिए दूसरी बात अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही प्रश्न लाया था मैं स्पेशली। ऑप्शन ही इसलिए डाला है ताकि मैं आपसे ये प्रश्न कर सकूं। अमित्रघात ये उपनाम है। ठीक है, ये किसको दिया गया है, ये आपका प्रश्न है। ठीक, चलिए उसके बाद मैं बता दूं बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट कौन थे? जी हाँ, चलिए राजा हर्षवर्धन के बारे में सुना है आपने? राजा हर्षवर्धन, ठीक है, ये उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए रविकीर्ति, यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। चलिए आगे चलेंगे, इन सबको हम आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है वैशाली, चौथा ऑप्शन है मेहरगढ़। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था अपने आप में। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि वर्तमान पटना है। ठीक है, पटना में है, या पटना नाम बोल सकते हैं आप, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, और मैं बात करूं अगर राजगृह की, ठीक है, तो ये मगध की राजधानी थी सबसे पहले। ठीक है, मगध वंश की मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी थी राजगृह, और बाद में मगध ने भी चेंज करके पाटलिपुत्र कर ली थी। ठीक है, राजगृह काफ़ी समय तक मगध की राजधानी रही थी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वैशाली किसकी राजधानी थी। पिछली जो सेट 1 है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है जी, नेक्स्ट जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मौर्य साम्राज्य में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? जो उत्तर पश्चिम का भाग था मौर्य साम्राज्य के समय में, वो किस लिए प्रसिद्ध था? विशिष्ट चित्रकारी के लिए, शॉल के लिए, साड़ियों के लिए, कंबल के लिए। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका कंबल के लिए। जो मौर्य साम्राज्य था उस समय, उसका जो उत्तर पश्चिम भाग था, ठीक है, भूभाग था, वो कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में, और आगे आने वाले समय में भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है,
और दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये मैंने कंटेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नजराना के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है। नजराना, ठीक है, जिन्होंने भाई वीडियोस देखी कंटेंट वीडियो वाली तो वो डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे। पहला ऑप्शन है आपका, नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। दूसरा ऑप्शन है, लोग अपनी स्वेच्छा से नजराना नहीं देते थे। तीसरा ऑप्शन है, नजराना नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। और चौथा ऑप्शन है, सभी कथन सही हैं। क्या है सही उत्तर? 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे भविष्य में, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उससे आप स्किप नहीं हो सकते हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपको करना ही होगा। और एनसीईआरटी को आप बिल्कुल नहीं स्किप करिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़िए पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं कहता आप यहीं से पढ़िए, जहाँ से पढ़िए पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का बेस हमेशा मजबूत रखना है, बार बार इसके रिवीजन करते रहनी है हमें। ठीक है जी, चलिए फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, देखो एक होता है टैक्स यानी कर, ठीक है, जैसे जीएसटी हो गया। ठीक है, नियमित रूप से लिया जाता है, जो भी भाई टैक्स के लिए एलिजिबल हैं जिनकी आय जो है वो जीएसटी स्लैब में आती है वो कर देते हैं नियमित रूप से। ठीक है, लेकिन नजराना क्या होता था, अनियमित रूप से, कभी कभार ले लिया कभी नहीं लिया। ठीक है, और जो लोग हैं ना वो अपनी स्वेच्छा से नजराना देते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा कथन लिखा है, लोग अपनी स्वेच्छा से नजराना नहीं देते थे। नहीं देते थे, यहाँ ये जो लग गया है नहीं ना, तो यही गलत हो गया है। अपनी स्वेच्छा से नजराना देते थे, ये सही है। ठीक है, और नजराना नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नियमित रूप से करते ही नहीं थे, अनियमित रूप से करते थे। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से मैंने कंटेंट वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, चौथा ऑप्शन है आपका मार्कोनी। क्या है सही उत्तर? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जी हाँ, देखिए पहली बात तो ये बाहर देश से आया था। ठीक है, तो जो भारतीय शासक हैं उनके राजदूत तो हो नहीं सकते मेगास्थनीज जी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये भारतीय शासक हैं, तो इनके तो नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे आप लोग। ठीक है, बचे 2। ठीक है, एक सेल्यूकस निकेटर और एक मार्कोनी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने लगाया सेल्यूकस निकेटर उनका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है जी, चलिए डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके। ठीक है, पूरे एनालिसिस के साथ ये जो सीरीज़ है तैयार की गई है और पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐसे पहले शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सीधा ऐसी इसी लाइन के साथ बना हुआ है। चलिए पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है महेंद्र। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? कौन सा ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की पहल की थी सबसे पहले? बिल्कुल सही, ये अशोक थे। ठीक है, आपको पता है जब कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का वैसे नीचे भी वर्णन है, मैंने डाला हुआ प्रश्न, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी चर्चा कर दी जाए। जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, घायल हुए थे। ठीक है, तो उसके पश्चात से ही अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गई थी। ठीक है, नफरत हो गई थी, युद्ध उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और फिर धम्म को अपना लिया था उन्होंने। किसको अपना लिया था? धम्म को अपना लिया था उन्होंने। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है ये। ठीक है, इसको अपना लिया था उन्होंने और लोगों से ये आह्वान किया था कि युद्ध ना करें। ठीक है, युद्ध जो है दोनों ही पक्षों का नुकसान करता है। ठीक है, जैसा कि आप वर्तमान में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो युद्ध जो है किसी भी संदर्भ में आप देखेंगे तो वो ठीक नहीं है किसी भी पक्ष के लिए, दोनों ही पक्ष के लिए। किसी के लिए कम नुकसानदायक है, किसी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन नुकसानदायक है। ठीक है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे शासकों का युद्ध हो।
ठीक है, चलिए फिलहाल उत्तर हो गया आपका, अशोक है इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में हैं? पहला ऑप्शन आपका देवनागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन है अरामाइक लिपि, तीसरा ऑप्शन है खरोष्टी लिपि और चौथा ऑप्शन आपका ब्राह्मी लिपि। क्या है सही उत्तर? अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, चलिए देखिए, सबसे पुरानी लिपि जो है इनमें से अगर बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में ही, वैसे रामायिक लिपि भी पुरानी है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख जो है अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो आपको ब्राह्मी लिपि से याद रखना है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है जी, चलिए आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी सरलता से। अगला प्रश्न देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए, कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम है? कलिंग जो है वो किस राज्य का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका झारखंड, ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कलिंग युद्ध जिसकी मैंने अभी चर्चा की पीछे, ये वही कलिंग है। ठीक है, चलिए ये है उड़ीसा। ठीक है, जो तटवर्ती इलाका था ना, ठीक है, उड़ीसा का तटवर्ती इलाका, उसी को कलिंग के नाम से जानते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ध्यान रखना है कलिंग के बारे में। ठीक है, और कलिंग के बारे में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंटेंट वीडियो में। ठीक, कितना भयावह दृश्य था वो कलिंग का युद्ध। ठीक है, अशोक के ही शब्दों में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए ज़रूर देखिएगा अगर कंटेंट वीडियो आपने नहीं देखी है तो। चलिए आगे चलेंगे। फिलहाल, धर्म एक संस्कृत शब्द है, इसका प्राकृत रूप क्या है? आइए मैं पीछे बता के आया हूँ। ठीक है, धम 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 धम, सभी धम लिखे हैं। ठीक है, हलंत का फ़र्क है, इसमें अक्षरों का फ़र्क है। तो आपके समक्ष सभी ऑप्शन हैं, तो देख लीजिए और क्या है सही उत्तर बताइए। एक तो भाई पहले देखोगे धा माँ पूरा पूरा लिखा है और आखिरी में माँ है। ठीक है, दो माँ हैं, आखिरी वाले में हलंत है। और दूसरे ऑप्शन में किसी में हलंत नहीं है, धा और माँ लिखा है बस। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें धा है, आधा माँ है, फिर पूरा माँ है। ठीक, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें धा है और फिर आधा माँ है। ठीक है, धम। क्या है सही उत्तर? अशोक ने जिस धर्म को अपनाया उसको वो धम्म कहते थे। तो धम्म जो है वो कैसे लिखा जाता था प्राकृत रूप में? जी हाँ, इसका सही उत्तर है तीसरा। ठीक है, पूरा धा, आधा माँ और फिर पूरा माँ। ठीक है, ये होगा धम। ये था अशोक का धम। ठीक है, या अशोक का धर्म। उस समय जो प्राकृत भाषा है वो प्रचलन में थी, इसीलिए ही धर्म को धम कहा गया है। ठीक है जी, चलिए ये प्राकृत भाषा का शब्द है धम। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के धम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? मतलब कि सही कथन हमें चुनना है अशोक के धम के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, कि अशोक के धम में कहा गया है कि मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कर्म कांड पर अत्यधिक बल दिया जाता था। ठीक है, चौथा ऑप्शन है बौद्ध धर्म की निंदा की जाती थी, या बौद्ध धर्म की निंदा करना। तो अशोक के धर्म या धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन वो लोग नहीं हो रहे होंगे जिन्होंने कंटेंट वीडियो को अच्छे से देखा है। ठीक है, पढ़ा है और सुना है। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अशोक का धम देखिए एक अलग ही धम था। ठीक है, जब वो कलिंग युद्ध किया उन्होंने, ठीक है, और उसकी विभीषिका देखी, कितना बुरा परिणाम हुआ उसका। ठीक है, इतना खून खराबा देख करके उनके मन से युद्ध से संबंधित पूरी जो है लालसा एकदम हट गई, मिट गई, एकदम युद्ध से वितृष्णा हो गई, उनको नफरत हो गई पूरी। उसके बाद से उन्होंने युद्ध को पूरा त्याग दिया। ठीक है, और उन्होंने
अपने एक धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, ठीक है, और उन्होंने उसके अनुसार अपनी चीज़ें बताई। और उन्होंने कहा कि अपने धर्म में वो कहते हैं कि भाई देखिए, किसी देवता की पूजा और किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उनको लगता था, अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं ना, ठीक वैसे ही उनका यह कर्तव्य था, अर्थात राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, ठीक है। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। और इसी संदर्भ में कुछ और बातें हैं जो कि हम देखेंगे अभी। देखिए, अशोक ये भी कहते हैं कि जो सभी लोग हैं ना, विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, है ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना, या अनुष्ठान करते हैं, ठीक है। और जब उनके बच्चों का विवाह होता है तब करते हैं, बच्चों के जन्म पर करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं तब करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ठीक है। अशोक का धर्म ये कहता है कि ये सब नहीं करना है, ठीक है। इन सबसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर प्रसन्न किससे होता है, ठीक है। इसके बदले यदि वे दूसरी रीतियाँ को माने, दूसरी रीतियों को अपनाएं, तो वो ज़्यादा फलदायी होंगी। और वो रीतियाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन से तरीके थे? फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो कि आज वर्तमान समय में ना के बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ठीक है। ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, ये सब कहता था अशोक का धम्म, ठीक है। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूर जाके देखिए, वहाँ पे अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, समय का अभाव है, पूरी चीज़ों को टू द पॉइंट दोबारा से यहाँ पर रखना, ठीक है। तो कंटेंट वीडियो में बताया जा चुका है आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर हो गया, किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ये कथन बिल्कुल ठीक है अशोक के धम्म के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? देखिए, अशोक ने ना अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ना काफ़ी नई नई चीज़ें अपनाई थी। उसी के संदर्भ में ही इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी दूसरे देशों में भेजा था अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना। अपनी जो भी इन्होंने सीखा या कलिंग युद्ध से जो भी इन पर प्रभाव हुआ, उन सभी को इन्होंने दूसरे देशों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया, ठीक है। उसी संदर्भ में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी एक देश भेजा था, ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए। तो वो किस देश भेजा था? पहला ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है मिस्र, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। क्या है सही उत्तर? चलिए, एक चीज़ और बताता चलो मैं इसी के साथ ही। देखिए, अशोक का धर्म ये भी कहता है ना, कि अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, है ना। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये है अशोक का धर्म, अशोक का धम्म, ठीक है। चलिए, फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीलंका, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, रेड कलर लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया ना। चलिए, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है वेल्लला, दूसरा ऑप्शन है कड़ेसियार, तीसरा ऑप्शन है उड़वार और चौथा ऑप्शन है आपका अदीमई। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका वेल्लला, ठीक है। वेल्ला नहीं है भाई, है ना, कहीं बोल दो भाई बड़े भूस्वामी वेल्ला होते थे, ठीक है। तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते थे, है ना, जिनके पास ज़मीनें वगैरह होती थी काफ़ी, ठीक है, उनको कहते थे, ठीक है, वेल्लला, ठीक। वाह है, वाह पे एक की मात्रा है, पूरा ला है, फिर आधा ला, फिर पूरा ला, फिर आ की मात्रा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे भाई सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, फिर भी आप मात्राओं के साथ क्यों बता रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है,
जिनको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सामने वाला सीखने वाला है उनमें ज़रूरी नहीं कि सब सामान्य हों, कुछ विशेष बालक भी हो सकते हैं, ठीक है, विशेष एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी आप सभी का सहयोग जो है वो अपेक्षित होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सही में आपको भी रखना होगा, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि सभी को समान रूप से इसका लाभ मिल सके। तो कुछ जो शब्द मुझे लगते हैं कि जिनको उनको सुनने में या समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, जो विशेष छात्र हैं ठीक है, तो उनके लिए ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस समय के बीच में आप सभी लोगों से संयम की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अब हम अगला प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न पे जाने से पहले ना यहाँ पे ना कुछ शब्द जो हैं और हैं, ठीक है। वेलेला तो मैंने बता दिया आपको, ये बड़े भूस्वामियों को कहते थे, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ उड़वार, ठीक है, यहाँ पे उड़वार दिया गया है, ये कहते थे साधारण हलवाहों को, ठीक है, या हलवाहों को, ठीक है, हलवाहों को कहते थे उड़वार, ठीक है, ठीक। और ये जो कड़ेसियार और आदिमई है ना, कड़ेसियार और आदिमई, ये कहते थे भूमिहीन मजदूर और दासों को, ठीक है जी। चलिए आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बनाया गया है ज़रूरी नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए, भाई आपसे बड़े भूस्वामियों का ही पूछ ले वेलेला, हो सकता है आपका उड़वार से पूछ ले, है ना। तमिल, भाई तमिल में जो है उड़वार वो कौन थे, किसको कहते थे, साधारण हलवा को कहते थे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे। पहला ऑप्शन है आपका ग्राम सहायक, दूसरा ऑप्शन है ग्राम प्रबंधक, तीसरा ऑप्शन है ग्राम भोजक, चौथा ऑप्शन है ग्राम अधिकारी। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका ग्राम भोजक, ठीक है। क्या होने वाला है, ग्राम भोजक, ठीक। गांव का जो प्रधान व्यक्ति है ना वो ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, है ना। यानी कि यह जो पद है ना यह अनुवांशिक था, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। बेटे का बेटा बेटा बन जाएगा, बेटे का बेटा बेटा बन जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, ग्राम भोजक बन जाएगा। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, ठीक है। और इनकी ज़मीनों पर जो है वो कौन काम करते होंगे, दास और मजदूर काम करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये छोटा सा फैक्ट था, पता होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो ग्राम भोजक इसका सही उत्तर है, गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गृहपति कौन थे। गृहपति कौन थे, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है पूरे गांव का मालिक, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र किसान, तीसरा ऑप्शन है जंगली शिकारी, चौथा ऑप्शन है जमींदार। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका स्वतंत्र किसान, ठीक है। क्या उत्तर है, स्वतंत्र किसान। अब इनकी क्या विशेषताएं थी, अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, बाकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ग्राम भोजकों के अलावा ना कुछ स्वतंत्र किसान भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, और इनमें ज़्यादातर जो है ना छोटे किसान होते थे, ठीक है। चलिए और एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप ज़रूर कंटेंट वीडियो जाके देखिए, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सेकेंड इसको फिट कर लिया जाए ताकि एक बार में मैं 3 या 2 प्रश्न यहाँ पे करा सकूँ, ठीक है, हो जाएंगे 3 प्रश्न, ठीक है। डैश की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। किसकी प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं भाई, कौन सी भाषा की, हिंदी, कन्नड़, असमिया, तमिल। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, संगम साहित्य, कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है प्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका तमिल। क्या है सही उत्तर, तमिल, ठीक है। ये तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। और इन्हें संगम क्यों कहा जाता है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, ठीक है, जो कि साउथ में है, दक्षिण में मिलेगा आपको, वहाँ पर कवियों का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था, ठीक है, इसलिए इनका नाम संगम साहित्य कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका आहत सिक्के किसके बने होते थे? ठीक है, आहत सिक्के जो होते थे वो किसके बने होते थे? पहला ऑप्शन आपका चांदी या तांबे के, दूसरा ऑप्शन है सोना या चांदी के, तीसरा ऑप्शन है लोहे या तांबे के, चौथा ऑप्शन है पत्थर या चांदी के। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सबसे पुराने जो सिक्के थे ना वो आहत सिक्के ही थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए आपके समक्ष कि सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, तो सबसे पुराने सिक्के जो थे वो आहत सिक्के ही थे। ठीक है, जो लगभग 500 साल चले थे। सोचने वाली बात है, 500 साल, 500 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तो 2000 के नोट भी 2000 के नोट भी 2 से 3 सालों में बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण देख सकते हैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना। तो वो 500 साल सिक्के चले थे, आहत सिक्के, सोचने वाली बात है। ठीक है जी, सबसे पुराने थे। तो ये किसके बने होते थे? चलिए, ये बने होते थे चांदी या तांबे के। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आहत सिक्के चांदी या तांबे के बने होते थे। और इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, आहत यानी चोट करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? ठीक है, पहली राजधानी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोगों से अपेक्षित है, आप सर्च करके ज़रूर बताएंगे, और जिसको पता हो डायरेक्ट भी बता सकता है। ठीक है, बहरहाल इसके जो ऑप्शन है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी के ऑप्शन है, पहला है आगरा, दूसरा है काशी, तीसरा है मथुरा, और चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मथुरा। ठीक है जी, मथुरा कुषाण वंश की जो है वो दूसरी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा के बारे में 2-3 लाइनें बता दूं। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां जो बनाने का केंद्र है, और एक कृष्ण भक्ति का भी एक प्रमुख केंद्र है, एक धार्मिक केंद्र रहा है मूल रूप से जो मथुरा है। और ये यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं मथुरा संबंधी, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। फिर दोबारा 3 प्रश्न लिए जा सकते हैं आसानी से। जी हाँ, इन भाई साहब को कर लेते हैं बीच में। ओके, 1 सेकेंड। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन है, पहला संघ, दूसरा श्रेणी, तीसरा गण, चौथा सामाजिक समूह। क्या कहते थे? शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, उन्हें क्या कहते थे या किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है श्रेणी। ठीक है, देखिए पुरातन स्थलों से शिल्पों के भी काफ़ी नमूने मिले हैं। ठीक है, और अनेक शिल्पकार अपने जो हैं व्यापारी जो हैं अपने संघ बना लेते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत में कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? देखिए दक्षिण भारत की बात हो रही है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं आँख बंद करके लगा देना है ना। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, किस भारत की बात हो रही है? क्योंकि दक्षिण भारत में कपड़ों के उत्पादन के लिए अलग शहर जाना जाता था, उत्तर भारत में कपड़ों के उत्पादन के लिए अलग शहर जाना जाता था। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है और देखना है, पढ़ना है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपके ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है अमरावती, और चौथा ऑप्शन है मदुरई। ठीक है, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, दक्षिण भारत। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मदुरई। ठीक है जी, ये कपड़े के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर में वाराणसी जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है कपड़ों के उत्पादन के लिए, और आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कहते हैं ना बनारस की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उत्तर भारत का अगर पूछ ले तो वाराणसी, दक्षिण भारत का पूछ ले तो मदुरई। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अरिका मेडू, कलर चेंज कर लेते हैं ना, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अरिका मेडू जो कि वर्तमान पुदुचेरी में स्थित है, वह स्थान किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे। पत्तन के रूप में, युद्ध क्षेत्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? अरिकामेडु। जी हाँ, ये पुदुचेरी में स्थित था। और ये किस लिए प्रसिद्ध था अपने समय में? चलिए, ये प्रसिद्ध था एक पत्तन के रूप में। पत्तन क्या होता है? जहाँ पर जो पानी के जहाज होते हैं ना, आके रुकते हैं और व्यापार होता है, जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, माल उतरता है जहाँ पर, वो होता है आपका पत्तन। ठीक है, तो अरिकामेडु जो था वो पत्तन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और ये पुदुचेरी में है। अगली बार प्रश्न बन सकता है अरिकामेडु नामक स्थान कहाँ पर है, तो पुदुचेरी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी हिसाब से ही बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और टू द पॉइंट चीज़ों की चर्चा की गई है कंटेंट वीडियो में, ज़रूर जाके देखिए। आगे देखेंगे, यहाँ पे हम 2 प्रश्न ले सकते हैं सरलता से। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, इन पात्रों को क्या कहते थे? पात्र होते हैं, देखिए अभी बर्तन। ठीक है, पात्र क्या होते हैं? बर्तन। ठीक है जी, तो शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ जिसमें रखे जाते थे या रखे जा सकते थे, उन पात्रों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी काले चमकीले पात्र, दूसरा ऑप्शन है आपका एरेटाइन, तीसरा ऑप्शन है एम्फोरा, चौथा ऑप्शन है चित्रित धूसर पात्र। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला आपका एम्फोरा। क्या है? एम्फोरा। ठीक है, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तरी काले चमकीले पात्र की, ठीक है, फिलहाल मैंने इसका उत्तर बता दिया आपको, एम्फोरा इसका सही उत्तर है। और मैं जो ऑप्शन है उनकी चर्चा कर रहा हूँ अब। उत्तरी काले जो चमकीले पात्र हैं, ठीक है, ये पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं काफ़ी। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये बहुत ही पतले थे और सुंदर थे। ठीक है, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है जी, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक, और मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर भी यहाँ दिया हुआ है। चलिए, यहाँ देखेंगे आप एरेटाइन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एरेटाइन क्या थे? ये मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे। ठीक है, इसमें मोहरें लगी थी और लाल चमकदार बर्तन आपसे पूछ लें तो वो एरेटाइन है। चित्रित धूसर पात्र क्या थे? इस पर चित्रकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो चित्रित धूसर पात्र हैं ये। ठीक है, चलिए, यहाँ से इतने ही प्रश्न बनेंगे मेरे हिसाब से, इससे हटके तो कुछ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, भरूच का यूनानी नाम क्या है? भरूच, ठीक है, इसका यूनानी नाम पूछा है आपसे। ऑप्शन है आपके कार्नेलियन, बेरीगाजा, सर्वेयर, सर्बिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका बेरीगाजा। ठीक है, यह भरूच का यूनानी नाम है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये बेरीगाजा की एक संकरी खाड़ी है जहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता था जो नाविक होते थे उनका आना जाना। ठीक है, जो अनुभवी लोग होते थे जिनको एक्सपीरियंस था वही वहाँ पर आ जा सकते थे सरलता से। ठीक है, हर किसी के बस की नहीं थी वहाँ से उस खाड़ी को पार कर जाए, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी सामानों का आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है ये। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, रोमन साम्राज्य में, कहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे? किसके नाम से बुलाते थे? काले सोने के। ठीक है, कहाँ पर मांग बढ़ गई थी? रोमन साम्राज्य में। ऑप्शंस आपके ये रहे, कोयला, हीरा, लोह अयस्क, काली मिर्च। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, देखिए हमारा जो दक्षिण भारत है ना, जो हमारा साउथ का एरिया है, ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक है, अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो हमारा दक्षिण भारत जो है ना, सोना, ठीक है, जो कि कर्नाटक में मूल रूप से पाया जाता है ना, मसाले जो कि केरला वगैरह की साइड आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मसाले, ठीक है, और ख़ास तौर पर काली मिर्च, काली मिर्च।
ठीक है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, हमारा दक्षिण भारत। और एक और रह गया कीमती पत्थर, यहाँ लिख लीजिए कीमती पत्थर। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए तो दक्षिण भारत लगाइएगा। ठीक है, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए, ठीक है, और कीमती पत्थर के लिए। ध्यान रहेगा, आशा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ आपका वो हुआ काली मिर्च। ठीक है, रोमन साम्राज्य में हमारे दक्षिण भारत से निर्यात होता था। ठीक है, क्या होता था? काली मिर्च निर्यात होती थी। ठीक है, उसकी डिमांड रोमन साम्राज्य में इतनी बढ़ गई थी कि उसको ही काले सोने के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान रहेगा, आशा है मुझे। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लेती किया जाए यहाँ पे। ओके, मूवेंदार एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका 3 मुखिया, दूसरा ऑप्शन है 1 मुखिया, तीसरा ऑप्शन है 2 मुखिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? मूवेंदार। जी हाँ, चलिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि मूवेंदार जो है ना वो एक तमिल शब्द है। मूवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है। ठीक, एक चीज़ पहले याद रखनी है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 3 मुखिया। ठीक है, अब आप पूछेंगे वो 3 मुखिया कौन है ना? तो मैं बताऊंगा वो 3 मुखिया हैं चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, पांड्य या है ये। ठीक है जी, इन तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कंटेंट वीडियो में, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मूवेंदार शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए होता है। इन तीनों शासकों के परिवारों के मुखियाओं को अगर आपको संबोधित करना होगा ना तो आप बोलेंगे मूवेंदार। ठीक है, जो कि लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। ठीक है, इन तीनों ही मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में रहता था। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो 3 मुखिया इसका सही उत्तर है मूवेंदार का। ठीक, चलिए तीनों मुखियाओं के नाम भी बता दिए मैंने किसकी बात हो रही है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखिए जस्ट 1 सेकेंड इसको ना। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। चोलों के पत्तन कावेरी पट्टनम, काफ़ी बड़ा हो गया ये तो। ठीक है, चोलों के पत्तन कावेरी पट्टनम का दूसरा नाम क्या था? देखिए जो चोल वंश था ना, अभी मैंने बात की चोल, चेर और पांडे, ये तीनों वंश थे। ठीक है, अब बात हो रही है जो चोल थे ना उनका एक पत्तन था। पत्तन में पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ क्या था पत्तन, जहाँ पे जहाज आके रुकते थे, पानी के जहाज, जहाँ से व्यापार होता था, माल को उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था। ठीक है, जहाज़ों पर वो होता है पत्तन। ठीक है, तो ऐसे चोल वंश का एक पत्तन था कावेरी पट्टनम। उसका दूसरा नाम पूछा है आपसे, क्या था कावेरी पट्टनम का ही दूसरा नाम? पहला ऑप्शन है आपका फुहार, दूसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम, तीसरा ऑप्शन है पुहार, और चौथा ऑप्शन आपका सर्वेयर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका पुहार। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, पुहार बिल्कुल सही है। कावेरी पट्टनम का ही दूसरा नाम पुहार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांड्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है कांचीपुरम, दूसरा है मदुरै, तीसरा है ऐहोल, चौथा ऑप्शन है मानेखेत। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या है? पांड्य, मदुरै। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक्स जाननी है कि इसको याद कैसे किया जाए तो उसके लिए आपको कंटेंट वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ मैंने ट्रिक भी एक्सप्लेन की है कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पांड्य की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है दक्षिणापथ के स्वामी। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? पहला ऑप्शन है चेर वंश, दूसरा है राष्ट्रकूट वंश, तीसरा है चोल वंश, और चौथा ऑप्शन है सातवाहन वंश। क्या है सही उत्तर? दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहते थे? जी हाँ,
चलिए देखिए, दक्षिणापथ के स्वामी जो है ना, वो सातवाहन वंश को कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको कहते थे? सातवाहन वंश को। क्यों कहते थे? देखिए पहली बात जो ये सातवाहन वंश है, इसका जो स्थान है वो पश्चिम भारत है। ठीक है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो राजवंश है उसका प्रभाव बढ़ गया था। ठीक सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। ठीक है जी, तो इसलिए दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं कि यहाँ से आपका दक्षिण की ओर सरलता से जा सकते हैं, उस साइड जाने वाला रास्ता है। ठीक है, तो सातवाहन याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। सेकेंड, इसको फिट कर लिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सातवाहन राजवंश का प्रमुख राजा कौन था? पहला ऑप्शन है सातकर्णी, दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा है दंती दुर्ग और चौथा ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन। क्या है सही उत्तर? देखिए, अगर मैं दंती दुर्ग की बात करूं तो ये तो राष्ट्रकूट के राजा थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय की बात करूं तो ये चालुक्य वंश के थे। ठीक है जी, और मैं राजा हर्षवर्धन की बात करूं तो ये कौन थे? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं के ही दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, चलिए, और पहला जो ऑप्शन है वही बच जाता है आपका, तो यही आपका सही उत्तर है, सातकर्णी। ठीक है, इनकी ये प्रमुख राजा गौतमी पुत्र, ठीक है, श्री सातकर्णी बोला जाता है इनको। ठीक है, और इनकी माता की बात करूँ तो गौतमी बलश्री नाम है। तो सबसे प्रसिद्ध जो है यही रहे हैं सातवाहन राजवंश में। ठीक, सातकर्णी, श्री सातकर्णी भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, श्री सातकर्णी, ये शायद आदर भाव देने के लिए इस हिसाब से लगाया गया है श्री, मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, तो इसका सही उत्तर है सातकर्णी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? चलिए, ऑप्शन है आपके शक वंश, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट वंश, तीसरा ऑप्शन है कुषाण वंश और चौथा ऑप्शन है पल्लव वंश। जी हाँ, देखिए, सिल्क रूट अर्थात रेशम मार्ग, जहाँ से रेशम का जो है आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए, उस समय में देखिए ऐसा होता था, जो शासक है ना, इस रूट पर नियंत्रण इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो मेन आयात और निर्यात का रास्ता था ना, वो सिल्क रूट ही था। यहीं से ही पूरा जो सामान है आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो व्यापारियों से कर मिल सके, ठीक है, शासकों को, इसलिए यहाँ पर शासकों ने उस रूट पर नियंत्रण रखने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो उसमें जो है विजेता प्रमुख रूप से कौन से वंश रहे, किस वंश का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे, ठीक है, उस रूट पर नियंत्रण रखने वालों में। ठीक, तो वो है प्रश्न यहाँ पर, और इसका सही उत्तर जो है वो है कुषाण वंश। क्या है सही उत्तर? कुषाण वंश है। ठीक है जी, चलिए कुषाण वंश बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लिया जाए। काफ़ी बड़ा है लेकिन घबराइए मत, इतना मुश्किल नहीं है, दिखने में बेशक बड़ा हो प्रश्न। ठीक है, चलिए, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से। दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से। तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से। चौथा ऑप्शन है उज्जैन में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, सीधा सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार सीधा एग्जाम में डायरेक्ट आपसे
पूछ लिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सरलता से नज़र आ जाए। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या है? ऑप्शन से आपके कालिदास, रविकीर्ति, बाणभट्ट, हरिसेन। क्या है सही उत्तर? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जी हाँ। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है हरिसेन। क्या है? हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसको फिट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, निम्न में से किसने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी? पहला ऑप्शन है दक्षिणापथ के 12 शासक, दूसरा ऑप्शन है असम व तटीय बंगाल के शासक, तीसरा ऑप्शन है आर्यव्रत के 9 शासक, और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के शासक। ठीक है, किसको समुद्रगुप्त ने हराया था? ठीक है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, और समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी कि आप शासन कर सकते हैं। तो कौन शासक थे वे? जी हाँ, चलिए, ये थे दक्षिणापथ के 12 शासक। पहला ऑप्शन सही उत्तर है इसका। ठीक है, और बाकी लोगों के बारे में आपको जानना है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सब कुछ। ठीक, बहरहाल इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणापथ के 12 शासक। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सरिता देवी, दूसरा ऑप्शन है बबीता देवी, तीसरा ऑप्शन है कुमारी देवी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, समुद्रगुप्त की माता जी का नाम, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कुमारी देवी। ठीक, समुद्रगुप्त की माता जी का नाम कुमारी देवी था, डायरेक्ट याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? देखिए, सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे गुप्त वंश के? ठीक है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके अशोक, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका चंद्रगुप्त। क्या है सही उत्तर? चंद्रगुप्त। ठीक है, ये गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए विक्रम संवत को किसके नाम से जोड़ा जाता है? देखिए, शक एक वंश है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, डायरेक्ट जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पर जब समुद्रगुप्त ने, ठीक है, देखिए मैंने समुद्रगुप्त गलत बोल दिया मैंने, समुद्रगुप्त नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, चलो सही है, शुक्र है मैंने राइट आंसर नहीं बोला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो शकों पर ना एक शासक ने ना विजय प्राप्त कर ली थी 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो उन पर विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, तो विक्रम संवत से उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है। तो वो कौन से शासक थे? पहला ऑप्शन है आपका बिंदुसार, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त, और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है सही उत्तर? चलिए आप बताइए, तब तक मैं इनका एक वंशावली चार्ट बना देता हूँ। सबसे पहले आएंगे आपके चंद्रगुप्त, ठीक, फिर आते हैं आपके समुद्रगुप्त, फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये वंशावली चार्ट है। ठीक है, गुप्त वंश का। चलिए, फिलहाल इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, विक्रम संवत। चलिए, इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शक वंश पर विजय प्राप्त की थी और
उसी के प्रतीक के रूप में इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर एक फैक्ट छोटा सा है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूँ। देखिए संवत क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं ईस्वी की बात करूँ या सन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सन की बात करूँ, इसको थोड़ा सा ना बारीक कर लेते हैं ताकि मैं सरलता से ज़्यादा कंटेंट लिख सकूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल सके हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। चलिए देखिए, अगर मैं सन की बात करूँ, ठीक है, अभी कौन सा सन चल रहा है? अभी चल रहा है आपका 2023। ठीक है, जब आप इसमें 57 साल प्लस कर देंगे तब आपका संवत आ जाएगा। ठीक है, 57 साल प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, इसको प्लस कीजिए, 2080 बन जाएगा, 2080। ठीक है, 57, 360 और 20, 2080। तो अभी आपसे पूछ ले अभी संवत कौन सा चल रहा है, तो वो चल रहा है 2080। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सन कौन सा चल रहा है, तो पता ही है सबको, 2023। ठीक है, तो यही है सन और संवत का कॉन्सेप्ट। कई लोगों को नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग जो है कुछ नया सीखेंगे आज यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पहले से पता है उनके लिए बहुत बढ़िया कि आप लोगों को पता है। ठीक है, ये हमारी ही संस्कृति, हमारी सभ्यता का पार्ट है जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा, पता है मुझे भी काफ़ी लेट पता चला। ठीक है, मैं अपनी भी तारीफ़ नहीं करूँगा कि मुझे भी बचपन से पता है ना, जब पैदा हुआ था तब से पता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, आप जब जन्म लेते हैं ना, उसके पश्चात मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे निरंतर। ठीक है, तो उसी का ये भाग है। अब आप मान लीजिए कोई आपको दे दे संवत। ठीक है, कोई आपको दे दे भाई संवत आपका 3022 है, और आप इसको सन में कन्वर्ट कीजिए, संवत को सन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे? इसमें से 57 साल माइनस कर दीजिए, 57 साल माइनस कर देंगे तो आपका सन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? संवत से सन में आना हो तो -57, सन से संवत में जाना हो तो +57। ठीक है, और इस 57 क्यों लिया है? ठीक है, ये किसी और दिन बताऊंगा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको। ठीक है, अभी समय का अभाव है तो टू द पॉइंट अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, देखो एक ही समय पे सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। ठीक है, समय भी एक सीमा है, समय की भी अपनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड यार, रुक जाओ, एक सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर्षचरित नाम से राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखने वाले दरबारी कवि कौन थे? अभी मैं कई बार पीछे बता चुका हूँ, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। डायरेक्ट आंसर लगाइए, बाणभट्ट। ठीक है, इन्होंने ही राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। किस नाम से? हर्षचरित नाम से। डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में आने वाले समय में आपको। ठीक है, ज़रूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको फिट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, चलिए कह रहा है, जब राजा हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। वह किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने का उद्देश्य यही है ताकि आपको पता रहे कि कौन से राजा ने आक्रमण किया। ठीक है, हर्षवर्धन ने ही आक्रमण किया, जिनकी जीवनी हर्षचरित नाम से लिखी है, बाणभट्ट ने, उन्होंने ही किया था। पूर्व में तो उनका बहुत बोलबाला था बंगाल की साइड की ओर, लेकिन जैसे वो पश्चिम में आए ना कि पश्चिम में भी अपना साम्राज्य फैलाया जाए, तो पुलकेशिन द्वितीय इतना मतलब बलशाली राजा था, तो उन्होंने उनको रोक लिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। वो हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस वंश से संबंधित है, ये है आपका सीधा प्रश्न। ऑप्शन आपके चोल वंश, चेर वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है चालुक्य वंश। क्या है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? इसका ट्रिक आपको अगर जानना है कैसे याद करना है, कंटेंट वीडियो जाके देखिए, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कांचीपुरम, तीसरा ऑप्शन मान्यखेत, चौथा ऑप्शन है ऐहोल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, पल्लव वंश की राजधानी, चलिए इसका सही उत्तर है कांचीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक मैंने बता दी, कहाँ से आपको देखनी है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, जस्ट 1 सेकेंड, तीनों को साथ में लिया जा सकता है ना? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है।
कवि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। क्या है सही उत्तर? रवि कीर्ति ये भी दरबारी कवि थे, किसके थे? बिल्कुल सही, पुलकेशिन द्वितीय के थे। ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य। ठीक है, पीछे बता के आए हूँ अभी। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, नगरम क्या था? पहला ऑप्शन व्यापारियों का एक संगठन, दूसरा ऑप्शन ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन नगरों की एक श्रेणी, चौथा ऑप्शन सभा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नगरम। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका व्यापारियों का एक संगठन। नगरम क्या था? व्यापारियों का एक संगठन। ठीक है, कुछ लोग लगाएंगे नगरों की एक श्रेणी या ग्राम सभा, नहीं भाई, व्यापारियों का एक संगठन। कंटेंट वीडियो नहीं देखिए, जाके ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कालिदास, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कालिदास। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा है, ठीक है, मेघदूत। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, टू द पॉइंट, आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, फिट कर लेते हैं। ठीक है, फिट इट, 1 सेकेंड। ओके, कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश के थे? हाइट पूछिए भाई लौह स्तंभ की। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं, विजिट किया है वहाँ पे, तो कुतुब मीनार के ही परिसर में एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, काफ़ी समय से खड़ा हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, उस पर अभिलेख खुदे हुए हैं और उस पर चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है उस लौह स्तंभ की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन आपका 6.7 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 7.2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 9.2 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 7.8 मीटर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 7.2 मीटर। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। 7.2 मीटर। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे क्या कहते थे? स्तूप के बारे में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कंटेंट वीडियो में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, और जहाँ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाला वृत्ताकार पथ होता है उसे क्या कहते हैं, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है दीर्घ वृत्ताकार पथ, दूसरा ऑप्शन है रेलिंग, तीसरा ऑप्शन है वेदिका, चौथा ऑप्शन है प्रदक्षिणा पथ। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, स्तूप के चारों ओर, जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला आपका प्रदक्षिणा पथ। क्या है? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है सांची का महान स्तूप। ठीक है, राज्य पूछा है आपसे, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मध्य प्रदेश। सांची का जो महान स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, ऑप्शंस शिखर, मुख्य द्वार, गर्भगृह, पुहार। क्या है सही उत्तर? जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, चलिए बिल्कुल सही, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्भगृह। और पुहार तो भाई उसका दूसरा नाम था। ठीक है, एक पत्तन का दूसरा नाम था। किस पत्तन का दूसरा नाम था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पीछे हम चर्चा करके आ चुके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, 3 प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सरलता से। ठीक है, चलिए, तमिल महाकाव्य सिलप्पिदिकारम के रचयिता कौन है? तमिल का एक महाकाव्य है सिलप्पिदिकारम। ठीक है, एक महाकाव्य और है मणिमेखलई। 2 महाकाव्य हम पढ़ के आ चुके हैं तमिल महाकाव्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे सिलप्पिदिकारम का पूछा है, इसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है बाणभट्ट कवि, दूसरा है इलांगो कवि, तीसरा है ग्वाल कवि, चौथा है सतनार कवि। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए
शिलप्पदिकारम जो है वो इलांगो कवि की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको जाननी है, आप कंटेंट वीडियो में जाइए, वहाँ देखिए, ट्रिक अच्छे से बताई गई है कैसे याद करेंगे। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है, दूसरा महाकाव्य है तमिल का मणिमेखलाई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मणिमेखलाई ऐसे ही करके एक नाम है। ठीक है, और इसके जो रचयिता है वो है सतनार कवि। ट्रिक कैसे याद करनी है, कंटेंट वीडियो देखिए, वहाँ ट्रिक मिलेगी आपको अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, दोनों ही शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई दोनों ही तमिल महाकाव्य हैं, दोनों के रचनाकार बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं हमारे। अगला प्रश्न देखेंगे, चरक संहिता जो कि एक औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? देखिए, पहले क्या होता था, जो कवि या लेखक होते थे ना, अपने ग्रंथों में अपना ही नाम लिख देते थे, तो चरक संहिता भी इसी प्रकार का है। आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर सही उत्तर है चरक। ठीक है, चरक संहिता जो है चरक द्वारा रचित है और एक ये औषधि शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक और है, ध्यान रखिएगा, वो चिकित्सा शास्त्र की है, वो मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड, वो है आपकी सुश्रुत की। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित उनके ग्रंथ का नाम क्या है, इन्हीं के नाम पर ही है, सुश्रुत संहिता। ठीक है, ध्यान रहेगा, चिकित्सा शास्त्र सर्जरी वगैरह, सॉरी चिकित्सा मैंने गलत बोल दिया शायद, शल्य चिकित्सा, जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, ये चिकित्सा शास्त्र तो है लेकिन शल्य चिकित्सा है। ठीक है, शल्य चिकित्सा, ये ध्यान रखिएगा, शल्य चिकित्सा। ठीक है, सर्जरी वगैरह के जनक भी माना जाता है सुश्रुत को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अगर सुश्रुत का नाम आए तो औषधि शास्त्र, रचना कौन सी है, चरक संहिता। ठीक है, सॉरी चरक का नाम आए तो, ठीक है, चरक का नाम आए तो औषधि शास्त्र। ठीक है, और रचना कौन सी है इनकी, चरक संहिता। और अगर आपका सुश्रुत का नाम आए तो सुश्रुत संहिता, और किससे संबंधित है, शल्य चिकित्सा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ट्रिक के साथ। आगे चलेंगे। एक प्रश्न देख लेते हैं बड़ा करके थोड़ा सा, फिर देख पाते हैं उस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 108, दूसरा ऑप्शन 208, तीसरा ऑप्शन 110, चौथा ऑप्शन 210। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 108। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है जी, डायरेक्ट याद कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, निम्न चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों को उनके भारत में आने के क्रम के अनुसार लगाएं। जिस हिसाब से वो भारत में आए हैं उसके हिसाब से आप उनको क्रम में लगाएं। ठीक है, ये है, आपको पता है समय समय पर जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री है वो भारत में आते रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे लगाना है। पहला ऑप्शन है आपका इत सिंह फाशियान स्वेत्सांग। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका फाशियन इसिंग श्वेत तसांग, और तीसरा ऑप्शन आपका फाशियन स्वेत्सांग इसिंग, और चौथा ऑप्शन आपका श्वेत तसांग इसिंग फाशियन। क्या है सही उत्तर? जिन्होंने कंटेंट वीडियो देखी है वो बिल्कुल भी इसका गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी मुझे आशा है, बिल्कुल। चलिए, क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका तीसरा, सॉरी यहाँ पे दूसरा है, तीसरा देख लीजिए। ठीक है, फाशियन स्वेत्सांग और इसिंग। ठीक है, फाशियन स्वेत्सांग और इसिंग। ठीक है, ट्रिक के साथ आपको कंटेंट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, ये था हमारा सेट 2 हिस्ट्री का, क्लास 6 का समाप्त होता है। इससे पहले हम सेट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेट 1 प्रोवाइड किया जा चुका है, सेट 2 जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। आशा है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको आने वाले समय में जल्द ही कक्षा 7 की, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी देखने को मिलेगी टू द पॉइंट। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, MCQ। पहले हम टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर का, जैसे इन चैप्टर्स के किए हैं। ठीक है, और टू द पॉइंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद आपको 1 या 2 वीडियोस क्वेश्चन के
क्वालिटी के अकॉर्डिंग या कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना क्वांटिटी रहेगी क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंग जो है एक वीडियो में या 2 वीडियो में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।